हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। कल हमने सिग्मा ऑपरेटर पर डिस्कस किया था। हमारा लास्ट टॉपिक था सिग्मा ऑपरेटर और हम लोग एडवांस और मेंस जेई के लिए कुछ एडिशनल टॉपिक पढ़ रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी का चैप्टर हम कंप्लीट कर। तो सिग्मा ऑपरेटर को कल मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये उसका लास्ट रिजल्ट है स्क्रीन पे। अब मैं 1 मिनट आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज डिफरेंस मेथड। तो मेरी स्क्रीन आपको मैं देता हूँ, ये लीजिए स्क्रीन। अगला टॉपिक है डिफरेंस मेथड। कल का लास्ट टॉपिक भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमने सिग्मा पर डिस्कस किया था कल। डबल सिग्मा के केसेस कैसे सॉल्व होते हैं उसके 2 केस पे हमारा डिस्कशन हुआ था। फर्स्ट केस आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट और सेकंड केस था जे डिपेंड्स ऑन। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसका रिजल्ट हमने निकाल लिया था। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस मेथड। ध्यान से समझिए कि डिफरेंस मेथड में क्या सीखना होता है। एक सीक्वेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, उससे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। मान लीजिए एक सीक्वेंस है 3+7, मतलब सीरीज लिख रहा हूं, माफ कीजिएगा, सीक्वेंस नहीं सीरीज। आपको पता है कि जब हम ऑपरेटर लगा देते तो वो सीरीज हो जाती है। अगर कॉमन नोटेशन पे लिखते तो सीक्वेंस होता। तो एक सीरीज लिख रहा हूं 3+7+13+21 और ऐसे ही अगला नंबर 31 लिख देता हूं और इसी तरह के n नंबर्स इस सीरीज में है। अब आपसे बोला गया कि इस सीरीज को सॉल्व कीजिए, मतलब इस समेशन को कैलकुलेट कीजिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपको ये समेशन कैलकुलेट करना है। तो कैसे आप इस समेशन को कैलकुलेट करेंगे? देखिए, डिफरेंस मेथड क्या हेल्प करती है हमारी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो समझा रहा हूं आपको। ध्यान से देखने पर पता लगता है कि इस सीक्वेंस को हम ना एपी की कैटेगरी में रख पाएंगे ना जीपी की कैटेगरी में। आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीरीज मैंने लिखी है इसमें पहले डिफरेंस 4 है, देन वो डिफरेंस बढ़ रहा है और अगली बार और बढ़ जा रहा है। तो आप इसे एपी नहीं मान पाएंगे, जीपी भी नहीं मान सकते, क्योंकि रेशियो भी मेंटेन्ड नहीं है। तो आप ध्यान दें कि जब कभी आपको ऐसा कोई नंबर का सीक्वेंस मिलता है जिसमें आपको कुछ सिस्टमैटिक दिखता है, लेकिन आप उसको एपी और जीपी की कैटेगरी में नहीं रख पाते हैं, तब समेशन को निकालने के लिए जिस मेथड का यूज होता है उसे हम डिफरेंस मेथड कहते हैं। इस मेथड पे हम क्या करते हैं, आप उस स्टेप पे ध्यान दीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले मैं लिख देता हूं। हमें इस सीक्वेंस को n टर्म्स तक ऐड कर, हमें n टर्म्स तक इसका सम निकालना है, यानी हमें जो कैलकुलेट करना है उसको मैं s नाम दे देता हूं। और इस सीक्वेंस का nth टर्म मुझे पता नहीं है तो मैं उसे t नाम, यानी अभी ये सीक्वेंस क्या बन गया, देखिए ये सीक्वेंस बन गया s इक्वल टू 3+7+13+21+31 डैश 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 प्लस ये t जो है ये nth टर्म की प्लेस पे मैंने लिखा है। nth टर्म हमें नहीं पता था, हमने उसको t नोटेशन से सो। अब ध्यान दीजिए, डिफरेंस मेथड में हम सेम सीक्वेंस को एक स्टेप बढ़ा के इसी सीक्वेंस के नीचे लिख देते हैं। ये मैं पहला स्टेप बता रहा हूं आपको। जब आप डिफरेंस मेथड को अप्लाई करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस टी के नीचे जो टर्म अब यहाँ पर आएगा वो पिछला टर्म होगा और जो टी होगा वो एक स्टेप आगे बढ़ा, मतलब मुझे ये प्लस थोड़ा आगे बढ़ा लेना चाहिए। यहाँ पर आप समझे कि डैश 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 बहुत टर्म आएंगे और इस टी के आगे बढ़ जाएगा एक नया टर्म यहाँ, यानी ये टी ही खिसक के आगे चला गया है। कुछ ऐसे आप इसको देखें, टी यहाँ आ गया है, 31 यहाँ, 21 यहाँ, 13 यहाँ, 7, यानी मैंने बिना किसी चेंज के उसी सीक्वेंस को, उसी सीरीज को उसी सीरीज के नीचे लिख दिया, सेम सीरीज को सेम सीरीज के नीचे अरेंज कर दिया। और अब मैं इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करने वाला हूं। तो जब मैं पहली सीरीज से दूसरी सीरीज को माइनस करूंगा तो लेफ्ट तो 0 बन जाएगा और राइट टर्म में मुझे 3 मिलेगा, दूसरा 7-3 4 मिलेगा, देन उसके बाद 6, देन 8 और अब ये 10 मिल रहा है और ऐसे ही बहुत सारे टर्म मुझे मिलते चले जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक सारे टर्म पेयर बना चुके। ध्यान दें, 3 से शुरू होकर टी तक सीरीज है। जब सीरीज को एक स्टेप आगे बढ़ाया गया तो 3 जो टर्म है पहला वो अकेला रह गया और जो टी खसक के आगे चला गया वो भी अकेला, यानी कितने टर्म आपस में कंबाइन हो गए, n-1। ये ध्यान दें, टी हमने nth टर्म को माना है, n में से एक बाहर रह गया तो बचे n-1। अब इन दोनों सीक्वेंस में ये n-1 टर्म ऊपर नीचे कॉमन है और एक टर्म यहाँ पीछे से बाहर को निकल गया है, एक टर्म यहाँ पर आगे की तरफ से बाहर को निकल गया है। तो अब ये जो n-1 टर्म आपस में रिजल्ट देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा, 4+6+8+10। और क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस टी के नीचे कौन आएगा और क्या बनेगा तो मैं लिख देता हूं अप टू n-1 टर्म्स। n-1 क्यों लिखा है एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगा, फिर से एक बार समझ लें। कई बार बच्चे ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टोटल n टर्म थे, एक आपने 3 बाहर निकाल दिया, एक t बाहर निकाल दिया, जब 2 बाहर निकाल दिए तो n-2 बचने थे, n-1 कैसे बच गए भाई? तो वो क्यों बचे उसको गौर करिएगा। एक्चुअल में ऊपर जो सीक्वेंस लिखा है वही सीक्वेंस नीचे भी लिखा है। जब दूसरी लाइन में इस सीरीज को प्रेजेंट किया गया तो पहली सीरीज को एक स्टेप आगे को खिसका दिया। खिसकाने की वजह सिंपल ये थी कि ये टर्म आपस में ही कम्युनिकेट करके हमको कुछ सिस्टमैटिक दिखाएंगे। उसको ढूंढने के लिए जब ऐसा किया गया तो इस जगह से लेकर इस जगह तक n-1 टर्म दोनों सीरीजेस के आपस में मिल गए। ये n-1 टर्म ऊपर की सीरीज के हैं, ये n-1 नीचे की सीरीज के हैं।
अब ये 7 3 से कंबाइन होके 1 बन गया, 13 7 के साथ, 21 13 के साथ। तो ऊपर वाली सीरीज के ये n-1 टर्म जब नीचे वाली सीरीज के इन n-1 टर्म से अटैच हो रहे हैं तो आपको रिजल्ट में भी तो n-1 टर्म मिलेंगे ना। रही बात ये दो टर्म बाहर निकलने की, तो जो 3 बाहर निकला है वो ऊपर वाली सीरीज से निकला है और जो t बाहर निकला है वो नीचे, इसीलिए इन टर्म की संख्या n-1 ही, ठीक है ना। अब चलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब ये 0 बराबर इतना बन गया। ये जो t यहाँ दिखाई दे रहा माइनस में, इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहूंगा, तो t का वैल्यू आ गया है 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस अप टू n-1 टर्म्स, यानी आपको n-1 टर्म्स तक इसको सम करना है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो सीक्वेंस आपके सामने अब आ गया है ये एक अर्थमेटिक प्रूफ। आप देख पा रहे हैं कि इनको घटाने से ये फायदा हुआ। यही डिफरेंस मेथड का कमाल है। डिफरेंस मेथड किसी भी आड़े टेढ़े नंबर्स के सीक्वेंस जो ना एपी हो ना जीपी यूज करके उसे कन्वर्ट कर देता है किसी एक बेसिक प्रोग्रेशन में, एपी में या कई बार जीपी में, जैसा भी फॉर्मेट पॉसिबल हो। तो अब ये जो सीक्वेंस मुझे दिखाई दे रहा है ये प्योरली एक एपी, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा t इक्वल टू 3 प्लस ये n-1 टर्म का सम आ जाएगा n-1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d आ जाएगा। ये आ गया 3 को मैंने अलग क्यों कर दिया, क्योंकि 3 n-1 टर्म की लिस्ट में शामिल। उमेश भाई गुड इवनिंग। चलिए आप तो डेली आते हैं उमेश, और सूरज कोहली भी आते ही हैं, आप दोनों के नाम में हमेशा देखता हूँ यहाँ। तो t बराबर आ गया 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 n-1 टर्म का समेशन इतना आ गया। और अब ये देखिए आपने t का वैल्यू पता, आपको t पता लग गया 3 प्लस n-1/2 और ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस n की जगह 2n हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -4। फाइनली ये क्या बनेगा देख लें, ये बन जाएगा 3 प्लस n-1/2 इंटू 8 में से 4 माइनस करके 4 आ जाएगा, तो ये 2n प्लस 4 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर वाले 2 को भी कट कर दीजिए यार, अगर वो कट हो रहा है तो 2 से इस वाले टर्म को कट करके ये 2n प्लस 4 की जगह n प्लस 2 हो जाएगा। और थोड़ा रिजोल्व कर लेते हैं, तो ये 3 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस 2 बनेगा। और थोड़ा जमा के मुझे लिखने दीजिए इसको। ये सीक्वेंस कुछ ऐसा आउटकम दे रहा है टी के, यानी देखिए कुल मिला के इतनी मेहनत करके हमने ये पता लगा लिया कि जो भी सीक्वेंस हमारे सामने है उसका nth टर्म क्या है। अब हमको nth टर्म पता लगा। रवि जी हेलो। चलिए तो अब nth टर्म पता लग गया, टी का वैल्यू आ गया। अब टी का वैल्यू जो आया एक बार इसको एग्जामिन भी कर लीजिए कि भाई ये सही आया कि गलत आया। तो अगर आप टी में n बराबर 1 रखते हैं तो ये 3 आ जाएगा, और देखिए वाकई हमारे सीक्वेंस का पहला टर्म 3 ही। जब आप n बराबर 2 रखेंगे तो 2 2 4, ये बन जाएगा 4, ये 2 6 और 1 7, और हमारे सीक्वेंस का सेकंड टर्म 7 है। मैच करते जाइए। जब आप 3 रखेंगे तो 13 आना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 और 3 12, और 12 में एक और जोड़ेंगे तो 30। अब आप गौर कर पा रहे हैं कि जो टी हमने निकाला है ये उस सीक्वेंस का जनरल, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख करके आप जो टर्म भी पता लगाना चाहें पता लगाएं, ठीक है ना। तो टी पता लगा के हमारा आधा काम तो सॉल्व हो गया। बेटे अब स्ट्रेट लाइन जब नंबर आएगा तभी करेंगे। एक लिस्ट दी है मैंने, ये मैंने YouTube के कम्युनिटी में भी डाली हुई है, इसके अलावा ये आपका टेलीग्राम में भी है, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी है ना। और ये व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप, ये सब हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, तो वहां आप लिस्ट देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का नंबर आएगा तो उससे पहले स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब कवर अप करूंगा, उसके बाद वहां पहुंचूंगा। मुझे लगता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उससे पहले अलजेब्रिक केसेस तो पूरे रिजॉल्व हो ही जाने चाहिए, तब मतलब कोऑर्डिनेट में तब जाना ज्यादा सही रहेगा ना। तो अभी एग्जाम तक जो मैं करा पा रहा हूँ फिलहाल आप उतना हेल्प मेरे से लें। बाकी जैसा मैंने बोला है कि अप्रैल वाले राउंड से पहले मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा कंप्लीट कर, ये कंप्लीट है ना, बल्कि अप्रैल वाले में इसको पूरा करके मेरा टारगेट है कि उसके बाद एडवांस के लिए स्टार्ट करेंगे, और एडवांस का एग्जाम आने तक जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ हर टॉपिक में एक लेवल और जोड़ूंगा, लेवल 6 के बाद लेवल 7। तो वो पूरा प्लानिंग बना, ठीक है ना। सीक्वेंस में करूंगा तो पूरा कर पाऊंगा बेटे, अगर सीक्वेंस तोड़ तोड़ के कराऊंगा ना फिर ये अधूरा रह जाता, वो रैंडम होता, फिर खुद को ही याद नहीं रहता कि क्या है। इसलिए इस बार शुरू करने से पहले मैंने पूरा सीक्वेंस बना के आप लोगों को दिया कि भाई इस ऑर्डर में चले, है ना। चलिए तो टी बराबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आ गया। अब आप जानते हैं कि टी में सिग्मा लगा के एस नहीं, तो इनडायरेक्टली डिफरेंस मेथड काम करता है। डिफरेंस मेथड जब क्वेश्चन को स्टार्ट करता है तो एस नोटेशन के साथ कर, लेकिन डिफरेंस मेथड की कोशिश ये रहती है कि पहले टी निकल जाए। वो एस निकालने के लिए काम नहीं करता है,
तभी तो इस इक्वेशन में s में से s को माइनस करके लेफ्ट को हमने 0 कर दिया। हमारा फोकस s पे नहीं था। देखिए ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमको निकालना s है, हमको सारे टर्म जोड़ने हैं, लेकिन हम सारे टर्म जोड़ने के लिए s निकालने पर डिवोट नहीं कर रहे हैं, हम t निकालने को टारगेट लेके, इसलिए पहले हमने t पता लगा। अब t पता लगा लिए तो t पता लगा के दोनों ओर सिग्मा नोटेशन ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब t में सिग्मा लिया जाएगा तो सिग्मा t ही s कहलाता है। यानी s बराबर हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला कल की क्लास में डिराइव हुआ था 1/6 nn प्लस 1 2n प्लस 1। सिग्मा n डिराइव हुआ था कल की क्लास में हाफ nn प्लस 1। सिग्मा 1 को n कहते हैं, आप जान 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स लिखोगे तो n हो जाएगा ना, ये आपका बन गया। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं इनको मल्टीप्लाई कर कुरा के सुंदर बनाने का है। तो इस तरह से डिफरेंस मेथड नंबरों की सीरीज एक स्टेप बढ़ा के s में से s को घटाने की प्रोसेस को कहा है, ठीक है ना। चलिए तो डिफरेंस मेथड किन सवालों को सॉल्व करेगा, जो सीरीज में। अब जब कभी क्वेश्चन फाइल में जाएंगे तो वहां पर सवाल को देख के पहचानेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है, ये हमने खत्म किया क्या, डिफरेंस मेथड ना। डिफरेंस मेथड के बाद अगला टॉपिक मैंने रखा है, ये डिफरेंस मेथड मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ये एक सिंपल टॉपिक है बट इसकी जानकारी जरूरी। एक बात यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ, कई बार बच्चे नंबर को देख के एक आइडिया डेवलप कर लेते हैं माइंड में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं आप कुछ भी कर, जैसे 3 7 13 को देख के अगर आपको कुछ इंड्यूस हो रहा है और आपको लग रहा है कि वो शायद ये सही जम जाए उस पैटर्न, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मेरी तरफ से खुली छूट है इस चीज के लिए। जैसे 3 को देख के बच्चे के दिमाग में आएगी सर ये कहीं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 तो नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वाकई ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 हो सकता है, ये हो गया। फिर आपने 7 को देखा, आपने कहा सर ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 है, तो बिल्कुल सही आपका विचार, वाकई ये यही है। ऐसी 13 को देख करके, लेकिन केवल एक दो टर्म में चलने से नहीं चलेगा। अब जब आप 13 पे चेक करेंगे तो देखते हैं उसमें वैलिड बन पाता कि नहीं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जैसे ही आपने इस पे चेक किया तो 8 4 12 तो 14 1 15 आ गया। इसका मतलब आप अगर एक आइडिया डेवलप करते हैं अपने माइंड में और वो कुछ नंबर पे फिट बैठ जाए, तो आप ये मत सोच लें कि वो बस थ्रू आउट काम कर रहा है, आपको बहुत आगे तक चेक करना पड़ेगा। यही वजह है कि हम इस तरीके के मेथड पे काम नहीं करेंगे जिसमें हम केवल एक आइडिया डेवलप करके सवाल को आगे बढ़ाएं। भाई आपका आइडिया एक दो नंबर पे फिट बैठे और उसके बाद न बैठे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसीलिए जो तरीका है इन सवालों को करने का वो डिफरेंस मेथड है। इस मेथड में अपने आप वो फॉर्मूला आपके सामने आएगा जिसको फॉलो करके ये पैटर्न जो बन रहा है, देखिए क्या है, ये है 2 की पावर नहीं है, ये एक्चुअल में 1 प्लस एन प्लस एन स्क्वायर फॉर्मेट है। तो अगर हम 2 की पावर में इसके एक दो टर्म मिला ले और उसके आधार पे गलत नतीजे तक पहुंचाएं तो वो गलत। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं, इंडक्शन से निकलने वाले केस से बच, उस तरीके से कुछ टर्म को सेटिस्फाई करने वाला रूल पता लग जाता है, लेकिन कई बार वो क्या करता है, पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं करता। इसीलिए डिफरेंस मेथड से जब फॉर्मूला निकले तो उसके आधार पर करा प्रक्रिया को, ठीक है ना। चलिए तो ये तो डिफरेंस मेथड का केस बन गया। अगले टॉपिक पे आते हैं फटाफट। अगला टॉपिक है अर्थोमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये किस तरीके का सीक्वेंस है इसको भी देख लो जरा। अर्थोमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसा सीक्वेंस जो अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीक्वेंस के मिक्सचर के रूप में, ठीक है ना, जिसमें एक एपी भी छुपी हुई है और एक जीपी भी छुपी हुई है। तो अगर कोई सीक्वेंस एपी और जीपी के साथ मिक्स होकर बना है तो हम उसको अर्थोमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। अब एक लुक देता हूं इसका पहले मैं आपको। मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस है कुछ इस तरह का, जिसका पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 1 के बाद 2x, ठीक है ना, और तीसरा टर्म है 3x स्क्वायर, देन उसके बाद 4x क्यूब, और इसी तरह के टर्म आपको लगातार दिए जा रहे। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए जो पिछला सवाल था जिसको हमने डिफरेंस मेथड से किया उसमें हम एपी और जीपी को जज नहीं कर, लेकिन इस सीक्वेंस की तारीफ ये है इसमें सब कुछ जजमेंट में है। आप साफ देख रहे हैं कि इस पूरे पैटर्न में एक एपी मूव कर रही है 1 2 3 4 एंड डैश डैश, और साथ में एक जीपी चल रही है। पहले टर्म को 1 into 1 मान लो तो पहले टर्म का कंट्रीब्यूशन है 1, दूसरे टर्म का कंट्रीब्यूशन x है, अगले में x स्क्वायर, अगले में x क्यूब। तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि सवाल में एक एपी और एक जीपी मिक्स होकर आगे बढ़। अब एक एपी भी है इसमें, एक जीपी भी है, तो ये कभी मत कहिएगा कि सर इसका nth टर्म पता नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्टली nth टर्म पता लग। तो ऊपर डिफरेंस मेथड में और इसमें एक अंतर है, डिफरेंस मेथड में nth टर्म पता नहीं होता इसलिए उसको t लिखते हैं, और जब s कैंसिल हो जाता तो t ही निकलता भी है। यहाँ ऐसा मत कहिएगा कि सर पहले मैं t निकालूं, t निकालने की जरूरत क्या भाई, t तो पता चल गया। अगर आपको दिख रहा है साफ साफ कि पहला टर्म 1 है दूसरा 2 है, तो इस एपी का nth टर्म निकालना तो आपको आता है। तो सबसे पहले मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। इस सीक्वेंस के अंदर जो एपी छुपी है वो है 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश, और इसका nth टर्म होगा tn बराबर a माने 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 1, और सॉल्व करके ये n आएगा, जा वो मैंने लिख दिया।
लेकिन आप भी देख पा रहे हैं कि अगर पहला टर्म 1, दूसरा 2, तीसरा 3 है तो nth टर्म n ही आएगा। जो जीपी इसके अंदर चल रही, जरा उसके भी दर्शन कर लें। इसके अंदर चलने वाली जीपी क्या है, देखो जरा सा। जीपी जो इसमें चल रही है वो है पहले टर्म से 1 का कंट्रीब्यूशन, दूसरे से x, देन x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 4 एंड डैश। अब इस जीपी का जो nth टर्म आएगा tn डैश कह लेता हूं, वो आ जाएगा a माने 1 इंटू कॉमन रेशियो की पावर n माइनस 1, तो ये आ गया x की पावर n माइनस। यानी आपने एपी और जीपी दोनों के nth टर्म निकाल लिए। तो कॉमन सी बात है यार, अगर एपी और जीपी दोनों का nth टर्म पता है तो इस सीक्वेंस का nth टर्म होगा एपी का nth टर्म इंटू जीपी। यानी सीक्वेंस बन गया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस nx की पावर n-1। ये आपका सीक्वेंस बन, ये है वो अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीक्वेंस जिसका एडिशन आपको निकाल। अब आपको टारगेट क्या दिया गया, सुनिए, आपको इसको ऐड कर। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह मान लीजिए ये एडिशन एस फॉर समेशन। तो समेशन का वैल्यू आ गया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डैश 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 और लास्ट टर्म है nx की पावर n-1। ये लिख दिया आपने। इसमें क्या करेंगे आप सुनिए ध्यान। जैसे डिफरेंस मेथड में कुछ नहीं करते, सीधे सीक्वेंस को बस एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख देते। यहाँ ऐसा, यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि जो समेशन है पहले आप उसमें जो जीपी चल रही है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई। जो जीपी इसमें चल रही है वो क्या है, 1 x स्क्वायर x क्यूब। तो इसका कॉमन रेशियो बताइए ना मेरे को। इसका कॉमन रेशियो कोई भी दो टर्म उठा के उनको डिवाइड कर लो, x आ जाएगा कॉमन रेशियो। तो पहले आप इस सीक्वेंस s में x से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके ये जो 1 है ये कन्वर्ट हो जाएगा x में, जो 2x है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर, जो 3x स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3x क्यूब में। आप समझ रहे हैं बात को। ये कन्वर्ट हो जाएगा 4x की पावर 4 में और ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगा nx की पावर n में। यानी आपने क्या किया, आपने एक x से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो सीरीज आपको दी गई थी अब ये कुछ ऐसा लुक दे रही है। बदल गई ना सीरीज, हर टर्म x से मल्टीप्लाई होने के बाद एक स्टेप आगे बढ़ गया है ना। अब ऐसा बनने के बाद क्या करेंगे, देखो x से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सही उमेश। अब मल्टीप्लाई करके sx बराबर इतना आ गया। तो ये जो नया सीक्वेंस आया, अब आपको ये नए सीक्वेंस को पुराने सीक्वेंस से माइनस, लेकिन माइनस करने से पहले थोड़ा मैं इसको और अरेंज करूंगा। अभी तो मैंने बस ये दोनों को ऐसे ही लिख दिया। जब आप करेंगे तो आप ऐसे करिएगा कि पहला s जो है वो पहले प्लॉट कर दीजिए। एक बार मुझे टाइम दीजिए, मैं लिख देता हूँ इसको पूरा। ये पहला x मैंने लिखा कुछ ऐसे, और जो दूसरा x sx है, जो s में x को मल्टीप्लाई करके आया है, उसको आप लिखते वक्त ना ऐसे मत लिखिएगा जैसे मैंने ऊपर लिखा है। आप लिखते वक्त इसको वैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए जैसे आपने डिफरेंस मेथड में पढ़ाया था। मतलब मैं वही चीज लिखूंगा जो ये लिखी है, लेकिन आप गौर करिए मैं कैसे लिखा। ये x को मैंने यहाँ लिख दिया, 2x स्क्वायर को यहाँ। ऐसा मैंने क्यों किया जानते हैं, ताकि सेम पावर वाले टर्म जो हैं, जो लाइक टर्म टाइप है, वो एक साथ। ये देखिए, यानी ऐसा मैंने सेम वही सीक्वेंस जो ऊपर लिखा वही नीचे भी लिखा है, लेकिन इस बार लिखते समय सीक्वेंस को एक स्टेप आगे, ठीक है ना। अब ये सीक्वेंस एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद कुछ इस फॉर्मेट में आ गया है। दोनों का डिफरेंस निकालिए। अब जरा जैसे ही आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये मैंने माइनस किया एक से दूसरे को, तो लेफ्ट में तो बन गया भाई साहब s को कॉमन लेके 1 माइनस एक्स। ये ऐसे ही एस एक्स है, एस से एस एक्स माइनस हुआ, s कॉमन लेके 1 माइनस एक्स। सिंपल। यहाँ पर 1 तो बचेगा ही बचेगा, 1 तो अकेला भैया, वो तो किसी से कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ये दोनों टर्म जब अपना रिजल्टेंट देंगे तो 2x से x माइनस करके x। अब देखिए खेल क्या हो रहा है इस मेथड में। ये 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर माइनस हुआ, बच गया x स्क्वायर, और ये अगला टर्म 4x क्यूब से 3x क्यूब माइनस हुआ, तो ये बन गया x क्यूब। और ऐसे ही बहुत सारे टर्म और भी बनते चले जाएंगे। सबसे लास्ट वाला टर्म जो है अपनी जगह पे वैसे ही बैठेगा जैसा वो बैठा है। और अब काउंटिंग की बारी आती है, एक बार काउंटिंग जरूर करेंगे। फिर से बताना चाहूंगा, ये टर्म थे n पूरे यहाँ से यहाँ तक, अगले सीक्वेंस में भी पूरे n है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये इस जगह से लेकर इस जगह तक जो टर्म है ये पूरे n-1 है। ऊपर वाली सीरीज के n-1 टर्म बच्चों नीचे वाली सीरीज के n-1 टर्म के साथ मिक्स हुए। तो ये बिल्कुल क्लियर कि ये जो बीच में लिखे ये टोटल n-1 टर्म्स होंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में टोटल टर्म है n-1। एक टर्म बैक साइड से बाहर निकल गया ये वाला, और एक टर्म ऊपर वाली सीरीज के फ्रंट से बाहर ये वाला। अब इस पूरी बात को मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। यहाँ से n-1 टर्म्स का सेट यहाँ पे पूरा देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी बाउंड्री है इसमें n-1 टर्म है। क्यों है n-1 टर्म, बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार बच्चे हैं। आप जानते हैं कि एक यहाँ से पीछे निकल गया ऊपर वाली सीरीज से तो बचे n-1, और दूसरी लाइन में ये बाहर निकलने से बचे n-1।
और जब ये दोनों आपस में क्लबिंग करने लगे, ऐसे जुड़ने लगे आपस, तो n-1 से n-1 के मिलने से बने भी तो n-1 होंगे ना, इस तरह का ये। और अब आप मैजिकली देखिए कि जो टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखे वो जीपी बने। यही खास बात है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, कि जैसे ही आप s को प्रेजेंट करके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे बढ़ा के माइनस करते हैं, एक जीपी अपने आप जैसे डिफरेंस मेथड में एपी नजर आ गई थी ना, तो वैसे ही अर्थोमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी नजर आती। मैं आपसे बोल रहा था कि कभी एपी कभी जीपी नजर आती, इन्हीं दोनों की बात। और अब अगर इसको थोड़ा अरेंज करें तो लेफ्ट में आ जाएगा s1 माइनस एक्स, और ये बन गया 1 प्लस, अब इन n-1 टर्म का सम, भाई कल फॉर्मूला पढ़ा है हमने एक आध क्लास पहले, तो ये हो जाएगा a फर्स्ट टर्म, x है इसका फर्स्ट टर्म, इंटू r की पावर n-1, n-1 की जगह n-1 लिखूंगा भैया। पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप लोग मिलान कर, जो फॉर्मूला होता है जीपी के सम का वो क्या होता है एक बार देख लीजिए, वो होता है s इक्वल टू, इसको पहले देख लें, वैसे तो ऊपर फॉर्मूले की डिटेल है आपको पता ही, लेकिन फिर भी एक बार लिख दे, पहले आप इस फॉर्मूले को अपने माइंड में सेट कीजिए, फिर मैं इसको कहूंगा। ये है n टर्म का सम का फॉर्मूला, ये है। अब ध्यान दीजिएगा ये n नहीं है, ये n-1 है, तो पहले से ही मैं n की जगह n-1 कर देता हूं, तो पावर पे n-1 जब लगाऊंगा तो कंफ्यूजन मत करिएगा कि सर पावर पे n होता था, मत बोलिए, पावर पे n-1 लगाना पड़ रहा क्योंकि टर्म की संख्या ही n-, ठीक है ना। तो n-1 टर्म के समेशन में जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी, देखिए ये बन जाएगा 1 प्लस, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a r की पावर n-1, बोलूंगा मैं n लिखूंगा n-1, क्योंकि हम n टर्म का सम नहीं निकाल रहे, n-1 का, डिवाइडेड बाय x-1, और लास्ट वाला टर्म तो अपनी जगह पे रहेगा ही भैया, ये तो रहेगा ही अपनी जगह पे। और अंत में जब s के साथ जो 1 - x लेफ्ट में बैठा है, जब इसको यहाँ लाया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 1 प्लस, बल्कि एक काम करते हैं, बगल से 1 - x आने वाला है तो इसे भी 1 - x बना देते हैं। ऐसा करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसके भी साइन पलटा दीजिए, ऊपर वाले के भी पलटा दीजिए। तो अगली लाइन में ये वाला कमाल दिखाऊंगा, ध्यान देना, ये 1 - x की पावर n-1 लिख दीजिए, और नीचे वाले को भी 1 - आप जानते हैं ऐसा कर सकते हैं, ऊपर भी साइन पलटा दो, नीचे भी हिसाब बराबर, और ये x की पावर n, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में लेफ्ट वाला x 1 - x, यानी कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है s। अब आपकी मर्जी, आप 1 - x जो डिनोमिनेटर पे आया है उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना पसंद करते हैं तो आपकी मर्जी है, लीजिए 1/1 - x को अलग लिख दीजिए। मैंने क्या किया मैं बताते चलता हूँ, इस 1 को ये 1 - x अलग दे दिया, अब मैं दूसरे वाले को भी 1 - x दूंगा, और फिर तीसरे वाले को भी। अगर न्यूमरेटर में ज्यादा टर्म होते हैं और डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म होता है तो वो सबको मिलता है, बहुत छोटी सी जानकारी आप लोगों को मालूम, तब बन गया, और -nx की पावर n/1, ये डिटेल में कुछ ऐसा दिखेगा, s बराबर 1/1 - x प्लस x 1 - x की पावर n - 1/1 - x स्क्वायर माइनस nx की पावर है ना। तो ऐसे प्रोग्रेशन को बोलते हैं अर्थोमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इन पर कैसे काम किया जाता है हमने अभी, मैं आपको केवल मेथड्स सिखा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस समय डिफरेंट सिचुएशंस अपने आप ही सामने आएंगे। फिलहाल मैं हर टाइप के सवाल का परिचय दे रहा हूँ, अभी मैं थ्योरी पढ़ा, ठीक है ना। तो ये अर्थोमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का केस हो गया। आगे बढ़िए, अगले केस में आते हैं, और कौन सा केस है देखते हैं। अर्थोमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बाद ये जो खाली ब्लैंक पेजेस हैं मैं हटाते जा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, कौन सी फाइल में थे हम लोग, 1 सेकंड रुकिएगा, बस मुझे 1 सेकंड दीजिए। हाँ जी हम लोग थे 28 के आसपास थे हम। चलिए, तो ये हमने कर लिया, ये वाला पार्ट भी पूरा हो गया है, ये सीक्वेंस हम लोग कर रहे थे, ये हमारा जस्ट वर्क है, पता नहीं फाइल क्लोज कैसे हो गई अचानक। ये तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो अर्थोमेटिको ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस पे बेस्ड था। इसके बाद अगला आता है स्पेशल सीरीज, एक केस और, मतलब यहाँ पर कुल मिला के 3 केसेस आपके सामने आ गए हैं, आप तीनों पे ध्यान। 1 - x डिवीजन में है तो सर न्यूमरेटर में जाएगा तो इंटू सर, तो वो कट जाए। किस वाले में कह रहे हैं डियर, देखिए ये 1 - x जो है न्यूमरेटर में है लेफ्ट में, तो ये इस तरफ डिनोमिनेटर में जाएगा ना, तो ये 1 के भी नीचे आएगा यहाँ पर, और ये इस वाले टर्म के नीचे एक 1 - x पहले से ही था, एक और आ गया तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, और तीसरे वाले कटेगा नहीं ना, कटेगा नहीं, वो आपस में मिल जाए। जिसके नीचे एक 1 - x पहले से ही है ना, ये वाला आप जो देख रहे हैं, इस 1 - x के साथ जब लेफ्ट वाला भी आएगा तो 2 हो जाएंगे ना, तभी इस वाले टर्म में देखिए ना मैंने 2 पावर लिखी है, बाकी दोनों में 1 पावर लिखी। वो 1 - x न्यूमरेटर से आ रहा है तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो वो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा ना। चलिए, मतलब ये डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर में मतलब मल्टीप्लाई होगा, वैसे डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अगले में आते हैं स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज एक तीसरी कैटेगरी, पहली कैटेगरी मैंने बताई नंबर सीक्वेंस, जिसको डिफरेंस मेथड से सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, सीधे आगे बढ़ाओ माइनस कर दो, ठीक हो गया। दूसरा सीक्वेंस है अर्थोमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसमें एपी जीपी दिखती है तो जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाते हो, फिर माइनस करते हो। दूसरा केस स्पेशल सीरीज में क्या बताना चाहता हूँ, एक केस लिखता हूँ पहले ताकि आप समझ जाए मैं किस तरह के सवालों की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, 1/1 × 3 + 1/3 × 5 + 1/2
5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 और इसी तरह के कई और टर्म अप टू एन टर्म्स हमको दिए गए और हमसे कहा भैया सॉल्व करके बताओ, सॉल्व कर दो, मतलब इसका एडिशन निकाल दो कुल मिला। अब ये सीक्वेंस को मैंने नाम दिया है स्पेशल सीरीज। ये सब नाम मैं अपने आप ही रख ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो नाम स्पेशल सीरीज कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, ऐसी सीरीज को मैं स्पेशल सीरीज बोल। तो स्पेशल सीरीज मतलब जो एपीजीपी ना हो बट जिसमें एक पैटर्न हो और हमें वो दिखता हो। यहाँ पर भी मुझे एक पैटर्न साफ झलक रहा है। डिनोमिनेटर के जो नंबर्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो डिनोमिनेटर के 2 नंबर में जो पहले पहले वाले नंबर है वो भी एक एपी बना रहे हैं, 1 3 5 7 9, गौर करिए। और जो दूसरे वाले नंबर है, सारे डिनोमिनेटर वाले पेयर के दूसरे वाला जो नंबर है वो भी एपी बना रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस आपके सामने है जिसको आप जज कर, अगर मैं आपसे बोलूं ना कि आप इस सीक्वेंस का 5वां टर्म बता दीजिए अगला, तो आप तुरंत बोलेंगे 1/9 इंटू 11। इट मीन्स आप इस सीरीज को पकड़, आप ये फील कर पा रहे हैं कि मैं क्या लिखा। तो यानी कि वेल नोन सीक्वेंस है, लेकिन इसको आप एपी या जीपी, आपको पता है ना ये एपी है ना जीपी, बट इसके अंदर प्रोसेस क्या चल रही है उससे हम भली भांति। तो कैसे ऐसी सीक्वेंसेस का सम निकाला जाता है वो समझिए। सबसे पहले ऐसा कोई भी सीक्वेंस अगर आपके सामने आए तो आप इसका एक जनरल टर्म कैलकुलेट, आरथ टर्म को अगर मैं जनरल टर्म बोलूं तो हम जानते हैं कि टी आर को बोला जाता है a प्लस आर माइनस 1 इंटू, ये एपी का जनरल टर्म होता है, आप जानते हैं। अब आप कहेंगे सर एपी की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो डिनोमिनेटर में मामला चल रहा है, इस खेल में ये जो डिनोमिनेटर के 2 टर्म में पेयरिंग का पहला टर्म है ये एपी ही। आप भी जान रहे होंगे 13579 ही एपी। मैं कोशिश कर रहा हूं ये जानने की कि जो पहला टर्म डिनोमिनेटर पर लिखा है ये किस सीक्वेंस का पार्ट, मतलब इसका जनरल पार्टिसिपेंट आरथ टर्म कौन है। तो जो पहली एपी चल रही है, जो फर्स्ट एपी इसके अंदर चल रही है, पहले मैं उसको आपके सामने लिख देता हूं, वो है 1 3 5 7 9, ये पहली एपी। और जो सेकंड एपी चल रही है आपके सीक्वेंस में वो है 3 5 7 9 11, और 2 एपी एक साथ चल रही है, फर्स्ट एपी और एक सेकंड टर्म की। जो फर्स्ट टर्म की एपी चल रही है उसका जनरल टर्म होगा टी आर इक्वल टू ए माने 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 है, और सॉल्व करके ये आ जाएगा 2r माइनस 1। या सॉल्व करके देख ले, मैंने लिख दिया है। और जो दूसरा सीक्वेंस चल रहा है उसका जनरल टर्म आ जाएगा 3 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2, यानी आ जाएगा 2r प्लस 1। यानी क्लियर हो गया ये जो सीक्वेंस डिनोमिनेटर पे चल रहा है इसमें 2 एपी चल रही हैं, पहले पहले टर्म से भी एक एपी चल रही है, दूसरे दूसरे टर्म से भी एक। जनरल टर्म होगा 1/a प्लस आर, बिल्कुल यही होगा उमेश जी, लेकिन 2 एपी चल रही है ना, आप गौर करें बेटे, एक नहीं चल रही है। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आप केवल एक एपी के लिए बोल रहे हैं, शायद 1 3 5 7 9, जबकि हमको ये समझना होगा कि यहाँ डबल एपी चल रही है। एक एपी पहले पहले टर्म को लेके चल रही है, एक एपी दूसरे दूसरे टर्म को लेके। तो पहली एपी का nth टर्म भी निकालना होगा और दूसरी एपी का nth टर्म भी निकालना होगा। यहाँ पर मैंने rth टर्म को जनरल टर्म माना है। तो अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ सुनिए, ये जो सीक्वेंस आपके सामने है, ये जो सीरीज आपके सामने चल रही है, इसका जनरल टर्म अब मैंने खोज लिया है। इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, देखिए इसका जनरल टर्म हो जाएगा, जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू 1/2r माइनस 1 मल्टीप्लाई 2r प्लस। आपने जो बोला वो केवल एक टर्म बोला है, 2 टर्म है, 2 का सेट चल रहा है ना, तो पहले का भी आप nth टर्म निकालेंगे। और अच्छा अनुराग नाम है, ठीक है, अब अनुराग पे बात करेंगे, उमेश है ना, नाम आपका उमेश आ रहा था इसलिए मैं उमेश बोल रहा था, अनुराग नाम है, ठीक है। तो जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज आ गया 1/2r माइनस 1 2r प्लस 1, ये 2 टर्म आ गए ना। अब ये हमने पता लगा लिया इसका जनरल, ठीक। अब इस जनरल टर्म की ब्रेकिंग में कैसे कर रहा हूँ जरा उसको देखिए। इसके बाद क्या करना होता है इस स्टेप को, आप ये जो जनरल टर्म निकल गया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो 1/2r माइनस 1 है और 2r प्लस 1 है, ये जनरल टर्म क्यों निकाला जाता है एक बार ये भी समझ। जनरल टर्म इसलिए निकाला जाता है क्योंकि अगर जनरल टर्म में कोई फीचर पकड़ में आ गया तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब इस परिवार के हर मेंबर को उसको फॉलो करना पड़ेगा भैया, ये बच्चे हैं उस परिवार। अगर जनरल टर्म ने कोई स्पेशल फीचर अपने अंदर दिखा दिया तो वो फीचर सब सभी फॉलो करेंगे, सबको वो फीचर फॉलो कर। तो मैंने सबसे पहले इस सीक्वेंस के सारे टर्म की जो पहली पहली सीरीज थी उसका भी जनरल टर्म निकाला, दूसरे एपी का जनरल टर्म भी निकाला, फिर उन दोनों को आपस में कंबाइन करके इस पूरे सीक्वेंस का जनरल टर्म निकाल दिया। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल खेलूंगा। देखिए आप 1/2r माइनस 1 2r प्लस 1 है। पार्शियल फ्रैक्शन नाम का एक टॉपिक बहुत देर बाद आएगा, तो अभी बिना पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किए इसको ब्रेक करना सिखाता हूं आपको। 12th के एक टॉपिक में, इंटीग्रेशन के टॉपिक में पार्शियल फ्रैक्शन एक सब टॉपिक के रूप में आता है, तो वहां पर आप इस तरह के किसी भी सीक्वेंस को ब्रेक करना सीख। लेकिन अभी हम लोग ऑर्डर में चल रहे हैं और अभी वो टॉपिक मैंने आपको नहीं सिखाया,
तो मैं एक दूसरा लोकल तरीका बताता हूँ इसको तोड़ने का। ये जो 2r+1 और 2r-1 डिनोमिनेटर पे लिखे हैं, अगर आप इसके डिफरेंस को एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ऐसे ही रफली बता रहा हूँ, तो 2r+1 में 2r-1 को माइनस करके 2r तो कट जाएगा और ये 2r। फिर से सुने मेरी बात, अगर आप 2r+1 में 2r-1 को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस 2 आए। अब देखिए इनका डिफरेंस 2 आने से एक बात हमको पता है ना, एक बात हमको पता लगी। क्या बात पता लगी? देखिए एक बार शुरू से ये रिपीट कर देता हूँ। आप कह रहे हैं ये जितने भी टर्म है बच्चों, इन सभी टर्म्स का जो nth नंबर पे टर्म आएगा इस पूरे सिस्टम में वो होगा ये टर्म। ये मैंने कैसे निकाला एक बार फिर बता दूं। मैंने देखा कि जो पहले पहले टर्म है वो एक एपी चला रहे थे, उस एपी का rth टर्म था a+r-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मैंने पहली एपी का भी rth टर्म निकाला और दूसरी एपी का भी rth टर्म में निकाला, और मुझे पता था कि जो दो एपी चल रही वो डिनोमिनेटर में पेयर बना बना के चल रही है। तो मैंने rth जनरल टर्म को जब लिखा तो मैंने उसको भी पेयर के रूप या डिनोमिनेट ऐसे ही तो लिखना था ना। मैं इसको ब्रेक करना सिखा रहा हूँ बिना पार्शियल फ्रैक्शन थीम को यूज किए, लोकल तरीके। तो क्या किया करो, एक आइडिया बस दे रहा हूँ कि डिनोमिनेटर के जो दो टर्म है उन पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करके देखो कि किस ऑपरेशन को करने से आर रिमूव किया जा सके। ये मेरा अपना, क्या आप इसमें से इसको माइनस करके देखिए, 2r कट गया और ये आ गया 2। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस मेंटेन करूं तो इनके डिफरेंस के रूप में मुझे 2 मिले, इनका डिफरेंस मुझे 2 मिले। सर 2r+1 कैसे आया? 2r+1 बेटे ये दूसरी जो एपी चल रही थी 3, 5, 7, 9, ये देखो ये दूसरी जो एपी चल रही थी, इस एपी में फर्स्ट टर्म का रोल 3 प्ले कर रहा था और कॉमन डिफरेंस था 2। तो जनरल टर्म क्या होगा, हिसाब लगाओ ना, एपी का जनरल टर्म क्या होता है, a+r-1 इंटू डी। और जब मैंने इसको सॉल्व किया, कुछ स्टेप में डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है, तो ये आप लोग करके देख लिया करें। मैंने एक्चुअल में यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, इसलिए शायद आपको कंफ्यूजन हुआ। एक बार फिर देख लीजिए, ये जो टर्म है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बनेगा 3 + 2r-2। इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो ये 2r-2 बनेगा। तो 3 में से 2 माइनस करके ये 1 और ये 2r अपनी जगह ऐसे आए, ठीक है ना। तो जो पहले पहले टर्म को लेके सीक्वेंस बना वो था 2r-1, और जो दूसरे दूसरे टर्म को लेके सीक्वेंस बना उसका जो rth टर्म बना वो 2r+। समझ में आया आपको कि ये दोनों का पेयर कैसे आया? अब इन दोनों के पेयर से हमने अपनी सीरीज का जनरल टर्म, तभी तो 1/2r-1 2r+1 आया ना, दोनों को मिलाने से ही तो आया वो। और अब मैं 2r-1 2r+1 के बारे में एक बात क्या अभी आपको बताई मैंने कि अगर आप 2r+1 में से माइनस कर दें 2r-1 को तो ये 2r जो कि एक कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट के आने से क्या प्लानिंग बननी है वो देखो। मैं न्यूमरेटर के 1 को जो लिख रहा हूँ इस पर फोकस करिएगा, 1 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 2r+1। ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूँ, इस पर फोकस करिएगा, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या। जो न्यूमरेटर पे 1 था उसको देखिए मैंने क्या लिखा, डिनोमिनेटर को तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, जो डिनोमिनेटर था वही रहेगा, और न्यूमरेटर में मैंने 1 की जगह लिख दिया 2r+1 - 2r-। अब अभी मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप 2r+1 से 2r-1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं सर 2 आया, आप तो 1 को 2 कैसे बना दिया आपने, यहाँ तो ये 1 था। तो अब मैं क्या करता हूँ, बाहर से एक हाफ पिन, अब देखिए ये बैलेंस होगा, मेंटेन। क्या क्या किया आप फिर से एक बार बताता हूँ। मैंने 1 की जगह, ये जो 1 था पहले न्यूमरेटर में, इसकी जगह मैंने लिख दिया 2r+1 - 2r-1। इसको सॉल्व करके 2r कट गया और ये 1 1 2 हो गया। अब ये आ गया 2 और नीचे भी लिख दिया मैंने 2, तो 2 से 2 कट के 1 हो गया, मेंटेन 1। और नीचे 2r-1 2r+1 अपनी जगह पे है। यानी मैंने प्लानिंग करके जो न्यूमरेटर का 1 था उसको एक दूसरे तरीके से लिख, इस 1 को मैंने लिख दिया 2r+1 - 2r-1। क्या करना पड़ता है ना, पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के लिए आपको डिनोमिनेटर में जो टर्म रहते हैं उनकी लैंग्वेज में न्यूमरेटर को तोड़ना पड़ता है, उनकी लैंग्वेज जो डिनोमिनेटर में है बिल्कुल वैसा ही न्यूमरेटर बनाना। मुझे कुछ भी करके इन दोनों की मदद से न्यूमरेटर को बनाना था, और मुझे बनाना क्या था, 1। तो 1 बनाने के लिए मैंने क्या प्लान किया, मैंने कहा अगर मैं 2r+1 से 2r-1 घटा दूंगा तो 2 आ जाएगा, और फिर उस 2 को कंपनसेट करने के लिए मैंने बाहर 1/2 लिख दिया, हिसाब बराबर हो गया 1। अब ऐसा आ गया, और अब भाई हमेशा जो नियम लगाता हूँ इसको मैं एक जोड़ी जूते का नियम कहता हूँ, ये लेफ्ट पांव का और ये राइट, ये 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ इसको, और इसको 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद ये कैसा दिखेगा देखिए, हाफ के साथ लेफ्ट में चला जाएगा 2r+1 अपॉन 2r-1 और 2r+1, और माइनस के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2r-1 अपॉन 2r-1 2r+, ये ब्रैकेट बंद। यहाँ 2r+1 से 2r+1 कट गया, यहाँ 2r-1 से 2r-1 कट गया, और अब ये बन गया हाफ 1/2r-1 - 1/2r+, ये है ना। बड़े आराम से इसको हमने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया।
तो अगर आप बिना पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज किए, है ना, बिना पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज किए अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो ये टेक्निक मेरी आपको सीखनी। आगे चल के कई सवालों में वैसे मैं इंटीग्रेशन में भी मैं कोशिश करता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन का जो फंडामेंटल है लंबा चौड़ा मेथड वो न लगाना पड़े, आप अपने अनुमान से ही ब्रेक कर दी तो ये टेक्निक बहुत का फट से टूट जाता है इससे पार्शियल फ्रैक्शन में टर्म। तो इसके दो टुकड़े अब ऐसे, ठीक है ना, ये है हमारा जनरल टर्म। अब देखिए, अब जनरल टर्म ये है, और अब यहां से मैं आगे बताता हूं करना क्या पड़ेगा। हमने देखिए अब क्या क्या कर लिया, पहले बता दूं, हमने इस सीक्वेंस का सबसे पहले निकाला जनरल टर्म। इतना भयानक दिख रहा है लेकिन चिंता मत करिए, है ये वही। अब इस जनरल टर्म से मैं क्या करूंगा उसको देख। अब सबसे पहले मैं इस जनरल टर्म में आर की जगह 1 लगा, इस जनरल टर्म में सबसे पहले मैं आर की जगह 1 लगाऊंगा। जब मैं आर की जगह 1 अप्लाई करूंगा तो ये जनरल टर्म क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा हाफ 1/2 बन जा 2 - 1 1 माइनस 1/2 1 जा 2 और 1। तो जो पहला टर्म है वो ऐसा दिखने लगा। अब कई बार बच्चे बोलते सर ये आपने अपने मन से क्या कर दिया, पहला टर्म इतना अजीब सा बना दिया। अजीब सा नहीं बनाया है, अगर आप इस टर्म को सॉल्व करोगे ना तो कसम से ये 1/1 × 3 ही बन जाएगा। अब आप आज घर में आराम से बैठ के एक बार इसको चेक करिएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो इसको सॉल्व करके 1/1 × 3 ही आए। क्योंकि आप गौर करें, मैंने इसी का जनरल टर्म निकाला था, किसी और का नहीं निकाला था, इसी का जनरल टर्म था ये। और ये जो मैंने इसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया ना, ये भी यही था। तो ये कुछ और कैसे दे सकता है, ये वही तो देगा। तो जो पहला टर्म था वो ऐसा दिखने लगा। अच्छा, एक दूसरा सवाल बच्चों के दिमाग में, तो सर इतना सुंदर टर्म था आपने इतनी किरकिरी कर दी, इतना गंदा सा दिखने लगा। अभी गंदा नहीं दिख रहा है, अभी 5 मिनट का समय मेरे को दो, मैं इसके अंदर की सुंदरता दिखाऊंगा आपको। ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये कैसे सुंदर दिखेगा, अभी 2 मिनट दो मुझे। T1 निकालने के बाद अब मैं T2 निकाल रहा हूँ। देखना T2 कितना आता है, बाहर 1/2 आएगा और यहाँ 2 रखूंगा, इस R की जगह 2 रख दो दोनों जगह। तो 2 × 4 - 1 3 और 2 × 4 + 1 5, तो ये बनेगा 1/3 - 1/5। ठीक है, अब मैं रख रहा हूँ R की जगह 3 बेटा। 3 रखने पर क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 3 × 6 में से 1 गया 5 और 3 × 6 में 1 जोड़ा 7, तो 1/5 - 1/7। तो ये जो टर्म T1 T2 T3 आप देख रहे हैं ना इस लैंग्वेज में मेरे सामने, ये यही टर्म है बच्चों, ये कोई और चीज नहीं है, ये यही टर्म है। बस इन्हीं टर्म को हम जनरलाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख। यहाँ आप ये जरूर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा करने से आपको मिल क्या रहा है। एक सिंपल सी चीज को, है ना, एक सिंपल सी चीज को आप इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहे हैं। समझ रहे बात को, ये कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहे हैं ना आप। T1 T2 T3 को बड़ा अजीब सा बना दे, तो अजीब सा नहीं बना रहे। अब एक काम करो, सबसे लास्ट टर्म निकालते हैं Tn। जब nth टर्म निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गौर करो। अब आप r की जगह n लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 1/2n - 1, ये 1/2n + 1, तो ये आ जाएगा 1/2 1/2n - 1 -1/2n + 1, ये आपका nth। अब देखिए पूरा सीक्वेंस आपके सामने तैर रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने सारे टर्म निकाल लिए, T1 T2 T3 Tn। ठीक है, अब मैं इन सबको जोड़ू, क्योंकि मेरा टारगेट जो था आप लोग भी जानते हैं, सवाल में सबसे पहले यही बोला गया था कि भैया इस सीक्वेंस के ये सारे टर्म जोड़ के बताओ। अच्छा, इनको देख के मैं डर गया, मैंने कहा इतने गंदे टर्म तो यार जोड़ना जानलेवा है, इसको कैसे जोड़। तो मैंने क्या किया, मैंने इस परिवार के जनरल टर्म का पता लगाया। मैंने पता लगाया कि आखिर इस परिवार का लीडर कौन है। मुझे पता लगा ये इस फैमिली का लीडर है। मैंने सबसे पहले इस लीडर को ब्रेक किया, इसको इस तरह से अरेंज कर दिया ऐसे फॉर्म, और उसके बाद मैंने इस लीडर से बोला अब तुम आर की जगह 1 2 3 4 5 लगाते जाओ और अपनी वैल्यू बताते जाओ। तो वही टर्म जो ऊपर इतने टिपिकल दिख रहे थे, अब ये ऐसे दिखने लगे हैं। कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये कितने गद्दे दिखने लगे, लेकिन आप जो अच्छा बच्चा, जो समझदार बच्चा, उसको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने का काम कितना आसान होगा। देखिए अब मैं तलवार निकाल रहा हूँ, ये 1/3 को कैंसिल करेगा, 1/5 1/5 को, 1/7 1/7 को, और ऐसे ये महायुद्ध होगा और सारे टर्म कटते चले। और अंत में आपके हाथ में SN के रूप में क्या आएगा जानते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो हाफ है वो तो आएगा ही आएगा, और ब्रैकेट के अंदर जिंदा बचे हैं केवल ये दोनों, एक ये बचा है और एक ये बचा है, बस बाकी सारा खत्म हो गया पूरा सिस्टम। अब आपके सामने केवल 1/1 भी मैं क्यों लिख रहा हूँ, 1 ही लिख देता हूँ, और ये लास्ट वाला बचा है 1/2n। बस ये फायदा है मेरे बच्चों, चाहे थोड़ी देर तक, जब आपने शुरू में इन टर्म को देखा होगा, मुझे पता है कई बिगिनर्स जो होते हैं वो डर जाते हैं, जो बिगिनर होते हैं वो डर जाते हैं, वो 11th का जैसे बेसिक बच्चा वो कहेगा सर आपने इतना डेंजरस दिखा दिया, अब तो ये और खतरनाक दिख रहा है, इससे अच्छा तो ये पहले दिख रहा था। लेकिन यकीन मानिए इसमें कोई सुंदरता नहीं थी, ये अच्छा नहीं, इसको अच्छा नहीं कहते मैथमेटिक्स में अच्छा उसको कहते हैं जिसका रिजोल्यूशन आसान। अब इस लुक में चाहिए दिख है भी रहा है, लेकिन जब मैं इनको जोड़ूंगा तो फटाफट आपको ये सब टर्म कटते हुए नजर आए, और ये सारे टर्म कटने के बाद आपके पास बचेगा केवल ये और बड़े आराम से आपने आंसर। अब बढ़िया एलसीएम लेके जितना सुंदर आप बनाना चाहते हैं इसको बनाइए। हाफ तो हाफ है, इसके अंदर आप वो ले लीजिए एलसीएम, तो 2n + 1 डिनोमिनेटर पे आ गया, 2n + 1 से बन गया 2n, 2 भी कैंसिल कर दीजिए, फाइनल आंसर इतना मीठा, बस इतना सा n/2n। तो इस तरह से आप सारे टर्म को जोड़, 2n/2n नहीं, 2n -
2n अपॉन 2n माइनस 1 नहीं दिया, 2n प्लस 1 बोलिए आप, सिंप्लीफाई करके 2n प्लस 1, एक बार कंफर्म करिए, डिनोमिनेटर पे 2n माइनस 1 नहीं बोलिए, 2n प्लस 1 बोलिए ना, बाकी सही बोला आपने। और जो 2n आप बोल रहे हो वो 2 भी तो कट जाएगा ना, ये 2 भी तो है बाहर से हमारे पास, ये 2 भी कट जाएगा, अंत में इतना ही बचेगा बस, ये n अपॉन 2 है, ठीक है ना, मैं समझ गया हूं, आप समझ गए, तो इतना बच जाएगा फाइनली, ये हमारा समझ। तो ये सवाल किस कैटेगरी में रखा मैंने, इसको मैंने बोला स्पेशल सीरीज में हमको कोशिश करनी पड़ती है कि उस सीरीज का जनरल टर्म निकाल के हम उसकी ब्रेकिंग करके फिर इस, ठीक ना, तो ये स्पेशल सीरीज हो गई हमारी। चलिए ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, अब सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, अब कल की क्लास में मैं इसी पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन दूंगा। क्विक रिवीजन में बस मैं ये बताता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस पूरी सीरीज में और कितने टॉपिक हैं जो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमें पढ़े। देन उसके बाद एक फॉर्मूला मैप बनाऊंगा आप लोगों के लिए, कल की क्लास में एक फॉर्मूला मैप दूंगा आपको। अच्छा, अगर 32 चैप्टर में पढ़ा रहा हूं तो 32 बार फॉर्मूला मैप दूंगा, और यकीन मानिए पूरा मैथमेटिक्स का सारा फॉर्मूला सिस्टम उसमें कवर। तो आपको करना यही है कि इस फॉर्मूला मैप वाले पन्ने का पीडीएफ आप प्रिंट निकाल लें और एक फाइल बनाए, 32 पन्ने माने पूरा 12th 11th के फॉर्मूलों का कलेक्शन। मैं बना ही इस तरह से रहा हूं कि कुछ छूटे नहीं, किसी भी जरूरी चीज को मैं छोड़ नहीं। तो अभी तक मैंने 5वां चैप्टर ये करा रहा हूं, इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं सब अपलोड कर दिए हैं। मैं एक काम करूंगा, फॉर्मूला मैप को कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, उसका एक पिक्चर बना के, तो वहां से भी आप उठा लेंगे अगर आपको कंफर्टेबल है तो। नहीं तो टेलीग्राम के चैनल में तो सब पड़ा ही हुआ है, IIT ब्रेन के टेलीग्राम चैनल में, और उसका एड्रेस आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन से, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास का हमारा टॉपिक आपको मैंने बता दिया, क्विक रिविजन, देन फॉर्मूला मैप, और उसके बाद एग्जाम्पलर एक किताब है जो NCERT निकालती है और वो काफी सपोर्टिंग बुक है, अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, बाय।